सगी बहनें बनी देवरानी जेठानी। दुर्गा देवी की 2 बेटियां थी, माधुरी और प्राची। दोनों बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कती थी, साथ में शॉपिंग करना, एक साथ सोना। अरे प्राची, इधर उधर ताका झाकी क्यों कर रही है? खाना तेरे सामने रखा है। माँ, मैं माधुरी दीदी का इंतजार कर रही हूँ। आप तो जानती हैं कि मैं अपनी बड़ी बहन के बगैर नहीं खाती हूँ। राम ही राखे तुम बहनों को। अगर कल को तेरी बहन ब्याह कर पराए घर चली जाएगी तो क्या भूख हड़ताल पर बैठ जाएगी? उसकी नौबत ही नहीं आएगी माँ, क्योंकि हम दोनों बहनें एक ही घर में शादी करेंगी। इसलिए आप हम बहनों की खातिर ऐसा ससुराल खोजना जहाँ 2 भाइयों का बसेरा हो। दुर्गा अपनी दोनों बेटियों के मन मुताबिक 2 भाइयों वाले घर की छानबीन शुरू करती है और उसके कदम शांति देवी के 2 दुलारों पर जा रुकती है, जिसके बाद धूमधाम से दोनों बहनों की शादी पुनीत और मिहिर से हो जाती है। इस तरह 2 बहनें देवरानी जेठानी के रिश्ते में बंध जाती हैं। माधुरी, प्राची, अपने मायके में तुम बहनें थी, मगर इस ससुराल की दहलीज में तुम देवरानी और जेठानी हो। पुनीत इस घर का पहिलौठा है, इसीलिए प्राची इस घर की बड़ी बहू है। सास की ये बात माधुरी के मन में खटकने लगती है और वह बिना कतराए कहती है, सासू माँ, ये तो सरासर नाइंसाफी हुई। मैं प्राची की बड़ी बहन हूँ। इस बात की खबर है मुझे माधुरी बहू कि तू प्राची बहू से उम्र में बड़ी है, मगर औहदे में तेरी बहन तुझसे बड़ी है। इसलिए ये बात जहन में बिठा ले कि आज से वो तेरी जेठानी है। माधुरी को मन ही मन अपनी छोटी बहन का बदला ओहदा खल रहा था, मगर सास का फरमान मानने के सिवा कोई और चारा भी तो नहीं बचा था। अगली सुबह, माधुरी बहू, ओ माधुरी बहू, अरे ओ मेरी बहरी बहू, सास की आवाज सुनाई नहीं दे रही? जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे कान क्या कोल्हापुर छोड़ आई है? छोटी बहू, अगर चेहरे की लिपाई पुताई हो गई तो रसोई में भी दर्शन दे दे। ये पकड़। ये क्या है माँ जी? इस पुर्जे में मैंने पहली रसोई में बनने वाली पूरी पकवान लिख दी है, जाकर बनाना शुरू कर। माधुरी, मेरे लिए 1 कप कॉफी बना देना। जेठानी जी, आप क्या सारा दिन सोफे पर ही जमी रहेंगी? किचन में चलकर मेरा हाथ बटाइए। हाँ दीदी, चलो। माधुरी को देवरानी की दावेदारी दिखाते सास का पारा फूट पड़ता है और वह छोटी बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है। ठहर प्राची बहू, तू किचन में नहीं जाएगी, समझी? अब तू खड़ी क्या है, जा। देवरानी कुड़ती हुई किचन में चली जाती है और कुड़कुड़ाती हुई कामों में लग जाती है। सारा दोष मेरा ही है। मुझे माँ से एक घर ससुराल की हट करनी ही नहीं चाहिए थी, वरना आज हम बहनें देवरानी जेठानी नहीं होती। जेठानी की पोस्ट पाते ही प्राची के तो सुर ताल ही बदल गए। अगले ही पल शांति मंदिर चली जाती है और मौका पाते ही प्राची किचन में आकर कहती है, लाओ दीदी, मैं आपका हाथ बटा देती हूँ। बंद करो ये झूठ मूठ का दिखावा। मुझे नहीं पता था कि मेरी भोली दिखने वाली बहन इतनी बड़ी चंट निकलेगी। दीदी, ऐसा क्यों बोलती हो? मैं तो आपकी बहन हूँ। बस जेठानी जी, इस गुमनाम रिश्ते का वास्ता मत दो। हमारे बीच अब बहन का नहीं, बस देवरानी और जेठानी का रिश्ता है। दूर रहो अपनी देवरानी से। अपनी देवरानी बहन की बेरुखी देखकर प्राची की पलकें भीग जाती हैं और वह अपने कमरे में चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ बहनों के बदलते रिश्ते के कारण प्राची परेशान रहने लगती है। एक दिन उसे रोता देखकर उसकी सास शांति कहती है, क्या हुआ बड़ी बहू, तू रो क्यों रही है? सासू माँ, जब से हम देवरानी जेठानी बनी है, माधुरी दीदी मुझसे कटी कटी रहने लगी हैं। न मुझसे मीठे मुंह बोलती हैं। मुझे नहीं बनना जेठानी, जिससे मेरी दीदी ही मुझसे दूर हो जाए। प्राची का ये फैसला सुनकर सास के मन में उथल पुथल मच उठती है। इतनी मुश्किल से तो इन दोनों बहनों के बीच देवरानी जेठानी की दीवार खड़ी की। अगर ये जुड़ाव टूट गया तो घर बार के काम को कुएं में डालकर दोनों 24 घंटे गुट और मक्खी की तरह चिपकी रहेंगी। सासू माँ, किस सोच में डूब गई हैं आप? कुछ नहीं बहू, सोच रही थी तू इतनी भोली क्यों है। तू नहीं जानती, मगर तू ससुराल में जेठानी बन गई है। ये बात ना तेरी बहन को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए वो जलकुकड़ी हो गई है। मत देख की देवरानी के भेष में तेरी बहन है। जब देवरानी होकर दामन चला रही है तो तू भी जेठानी के तीखे तेवर जताना सीख। प्राची का दिलो दिमाग पूरी तरह से अपनी सास की कूटनीति का शिकार हो जाता है, जिसके बाद वह जलकुकड़ी जेठानी में बदल जाती है। देवरानी जी, हरिओ देवरानी जी, कहाँ हो? अरे आ गई जेठानी जी, क्यों घनघोर घटाओं की तरह गरज रही हो? तुम्हारे कानों में इतनी गंदगी जो जम गई है, इसलिए गला पाड़ना पड़ता है। अब घूर क्या रही हो? कच्चा चबाने का इरादा है क्या मुझे? ये कटहल किचन में ले जाओ। शाम के खाने में कटहल के कोफ्ते बनाना। जरा गुणी देवरानी के जैसे दमदार खाना बनाना सीखो। क्या कच्चा पक्का खाना बनाकर परोस देती हो? आपके हाथों में जंग तो नहीं लगी जेठानी? रसोई पर ताला नहीं पड़ा? कदम बढ़ाइए, किचन में जाइए और खुद से पकाइए, क्योंकि मैंने कद्दू की सब्जी बना दी है। अब ये कटहल की सब्जी बनाना मेरे बस की नहीं है। हाँ,
अपनी जेठानी से जुबान लड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म गई तेल लेने, समझी? दोबारा जेठानी की हुकूमत जताया ना तो तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी बहन को बारूद में बदलते देर नहीं लगेगी। दोनों बहनों के बीच उभरे देवरानी जेठानी की जलन झगड़े का मोड़ ले लेती है। अब तो ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जब उनके बीच खिटपिट ना हो। कलेश की बुरी आदत में फंसकर जेठानी नंबरी तो देवरानी 10 नंबरी बन बैठी थी, जिसे दोनों के पति परेशान हो चुके थे और एक दिन चारों इकट्ठे होते हैं। पुनीत, ये मेरी डायन देवरानी मेरे कमरे में क्यों आई है? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी जली मुनी शक्ल देखने की जेठानी जी। अरे बस करो दोनों देवरानी जेठानी, इससे पहले कि तुम चीन और भारत के जैसे आमने सामने आओ, हमारी बात ध्यान से सुनो। दोनों भाई उन्हें काफी देर तक समझाते हैं। और तुम दोनों बहनों को हमारी माँ का दांव पेच पता भी नहीं चला कि तुम अपनी सास के षड्यंत्र में कैसे फंस गई और देवरानी जेठानी की आड़ में एक दूसरे से खींची खींची रहने लगी। ये सुनकर दोनों देवरानी और जेठानी दंग होकर कहती हैं, हमारे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं प्राची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जेठानी बनने के बाद मैं तुमसे जल भून गई। जो हुआ उस पर मिट्टी डालो दीदी, मगर अब माँ जी को मजा चखाना ही पड़ेगा, वरना उनकी मंत्राई के कारण हम बहन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती झगड़ती रहेंगी। उसी शाम, अरे मेरी माधुरी दीक्षित, आज नजरें टीवी में ही टिमटिमाती रहेगी क्या? रात का खाना कब बनाएगी? माँ जी, आज मैंने रसोई घर से छुट्टी ले रखी है, इसलिए जाइए जाकर जेठानी जी को कह दीजिए खाना बनाने को। मैं और खाना बनाऊं? अरे एक दिन खाना बना लेगी तो इमेज घट जाएगी क्या आपकी? सारा दिन पलंग पर पड़ी पड़ी पका पकाया खाकर मोटी होने के सिवा करती क्या है आप? तो कौड़ी की देवरानी मुझे मोटी बोलती है। दोनों बहनें झूठी नोकझोंक करके कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद सास बेचारी खुद ही खाना बनाती है। दिन गुजरते जाते हैं, तभी किचन में काम करती हुई सास कुड़कुड़ती हुई कहती है, इतने दिन बीत गए मगर दोनों देवरानी जेठानी तो जैसे कमरे में जम गई हैं। मुझे इन्हें देवरानी जेठानी के फट्टे में फंसाना ही नहीं चाहिए था। क्या पता था कि मेरी दोधारी जुबान मुझ पर ही इस कदर पड़ेगी कि मुझे ही चाकू छुरी चलाना पड़ेगा। सास ऐसा बोल ही रही होती है कि दोनों बहनें किचन में कदम रखते हुए बोलती हैं, माँ जी, आपने हम बहनों के बीच जो बीज बोया था ये उसकी कटनी है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं बहू। मतलब ये माँ जी कि आपसे हम बहनों की दिया बाती के जैसे संग संग रहना देखा नहीं गया, इसलिए आपने हमारे रिश्ते में देवरानी जेठानी के नाम का जहर घोल दिया, इसलिए एक दाव हमने भी खेला। बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम बहनों में खलल डाली, मगर ये भूल गई कि खून के रिश्तों में चाहे कितनी भी रंजिश क्यों ना हो, मगर खून खून को पुकार ही लेता है। इस तरह आखिरकार दोनों देवरानी जेठानी बहनें साझेदारी से अपने सास को सबक सिखाती हैं और नए सिरे से ससुराल में खुशहाल शुरुआत करती हैं। नदी में जादुई सोने की लौकी पेड़। लखनपुर गांव में रहने वाली गरीब कलावती अपनी 2 बेटियों ललिता और बबीता के साथ एक पुराने कच्चे घर में गरीबी में दिन काट रही थीं। कलावती ब्रिज बिहारी सिंह के खेतों में बीजों की बुआई कर रही थी। तभी बसंता बोलता है, कलावती बहन, यूं भूखे प्यासे और कितनी देर खेतों में खटती रहोगी? पहले कुछ खाना खा लो। ये बनिहारी तो हम गरीबों के लिए हर दिन की बात है। जानती हूँ बसंता भैया, मगर मैं शाम को अपनी बेटियों के साथ ही खाती हूँ। ये बोलकर वह गरीब मजबूर माँ मगन होकर मेहनत करती जाती है। देखते ही देखते सूरज ढल जाता है और अंधेरा घिर जाता है। खेत का मालिक ब्रिज बिहारी खेत का दौरा करने आता है। ब्रिज बिहारी चाचा, मेरी दिहाड़ी दे दीजिए, मेरी बिटिया घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे कलावती, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अब से सभी का हिसाब हफ्ते के आखिरी में ही होगा। अरे ब्रिज बिहारी काका, मुझ गरीब पर ऐसा गजब मत ढाइए। मेरे कंधों पर मेरी दोनों बेटियों की भूख का भार सवार है। अरे मैंने तेरा और तेरी बेटियों का बीड़ा थोड़ी उठाया है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ब्रिज बिहारी ने एक बार बोल दिया तो बस हिसाब हफ्ते के आखिरी में ही होगा। ब्रिज बीमारी की झड़प सुनकर कलावती कमजोर कदम के साथ घर की ओर बढ़ने लगती है। घर के खत्ते खाली पड़े हैं और बगैर पैसों के बनिया राशन का एक दाना नहीं देगा। अब मैं क्या करूंगी? अपनी बच्चियों को क्या खिलाऊंगी? जैसे ही कलावती घर पहुंचती है, उसकी दोनों बेटियां बबीता और ललिता बोलती हैं, माँ आप आ गई, जल्दी से हमारे लिए खाना बना दो, हमें भूख लगी है। अपनी बेटियों को भूख से मचलता देखकर कलावती की आंखों में ठहरे आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। माँ आप रो क्यों रही हैं? हे भगवान, कैसी मजबूर माँ हूँ
मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं अपनी बेटियों का पेट भर सकूं। मत रो माँ, मैं और ललिता पानी पीकर पेट भर लेंगे। कलावती की दोनों बेटियां पानी पीकर सो जाती हैं। उस रात कलावती अपनी गरीबी के दलदल में इस कदर धंस जाती है कि उस रात उस मजबूर माँ का जीवन रूपी दिया हमेशा के लिए बुझ जाता है और दोनों बहनें अनाथ हो जाती हैं। उनका जीवन जैसे अंधेरों में डूब जाता है। बबीता दीदी, माँ को क्या हो गया? माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ मर गई ललिता, वो भी बाबूजी के पास चली गई। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। बबीता दीदी, अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं होगी। भूख तो मुझे भी लगी है। भूखी बेसहारा बहनें खाने के लिए गांव में सभी का दरवाजा खटखटाती हैं, मगर कोई उन्हें कुछ भी नहीं देता। भूख से भटकती हुई दोनों बहनें खाने की खोज में दूर निकल आती हैं, जहां उनकी नजर एक नदी के बीचों बीच खड़े जादुई सोने के लौकी के पेड़ पर टिक जाती है, जिसे देख बबीता बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, देखो ललिता, इतनी गहरी नदी के बीच ये लौकी का पेड़ कैसे तने खड़ा है। हाँ दीदी, जरा ये देखो, इस जादुई पेड़ पर लटके सोने की लौकी कैसे जुगनू के जैसे चमक रहे हैं। आओ, नदी के किनारे जो नाव खड़ी है उसमें बैठकर तुम इस पेड़ के पास आ सकती हो। दोनों बहनें किनारे खड़ी नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच खड़े जादुई सोने के लौकी के पेड़ के पास आ जाती हैं। तभी जादुई पेड़ बोलता है, आओ बबीता, ललिता, मैं जादुई सोने की लौकी का पेड़ तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। ले लो, जितनी सोने की लौकी चाहिए ले लो। इसके साथ सोने की लौकी का पेड़ झुक जाता है और बबीता हाथ बढ़ाकर एक सोने की लौकी तोड़ लेती है। तुम्हारा शुक्रिया सोने की लौकी के जादुई पेड़। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए प्यारी लड़की। तुमने मेरे ऊपर से एक लौकी के भार कम किया है। जब भी तुम्हें मदद चाहिए हो तो तुम यहाँ आ जाना। बेसहारा बहनें सोने की लौकी को ले जाकर सुनार के हाथों बेच देती हैं, जिसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिसे वह राशन लेकर घर लौटती हैं और बड़ी बहन बबीता खाना बनाती है। वाह दीदी, आज कितने दिनों बाद हम बहनों ने इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाया है। हाँ ललिता, ये सब कुछ उस नायाब नदी के जादुई सोने की लौकी के पेड़ से ही हो सका है। दीदी, अब तो हम अपने टूटे फूटे मकान को बड़े घर में बदल सकते हैं। हाँ ललिता, माँ ने बताया था कि बाबूजी ने बरसों पहले इस घर को कच्ची ईंट और फूस से बनाया था। इससे पहले कि ये घर ढह जाए, हम जादुई सोने की लौकी से बड़ा घर बना लेंगे। तो क्या दीदी, एक बार फिर हम उस नदी में खड़े जादुई सुनहरी लौकी को लेने जाएंगे? हाँ ललिता। दोनों बहनें अगली भोर नदी में बसे जादुई सोने की लौकी के पेड़ के पास जाने के लिए निकल पड़ती हैं और नाव खेवकर नदी के बीचों बीच आ जाती हैं, जहां पेड़ पर पहले से भी ज्यादा सोने की लौकी लदे होते हैं। उनकी चमक आसमान में बिछे तारों की तरह नदी के चारों ओर बड़ी टिमटिमाहट बिखेर रही थी। आओ प्यारी लड़कियों, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जादुई लौकी के पेड़, हमारा कच्चा घर टूटने की कगार पर है और वह बहुत बिच्चम बिच्चा भी है। हमें एक बड़े घर की जरूरत है। बड़ा घर बनाने के लिए तुम्हें बहुत सारी सोने की लौकी की जरूरत होगी। चाहो तो मुझ पर लदे ये सारे लौकी ले जाओ। तुम्हारी मदद करके मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद जादुई पेड़ जोर जोर से झूमने लगता है, जिसे पेड़ पर लटकी सुनहरी लौकी गिरने लगती है, जिसे ले जाकर दोनों बहनें उन्हें सुनार से बेच देती हैं और बहुत जल्दी उनका बड़ा घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें वह खुशी से रहने लगती हैं। मगर पूरे लखनपुर गांव में बेसहारा बहनों के घर की चर्चाएं होने लगती हैं। फिर एक दिन बसंता हांफता भागता हुआ उनके पास आता है। ललिता, बबीता, दरवाजा खोलो। बसंता काका, आप यहाँ इतनी देर रात के? मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मैंने सभी रईस रजवाड़े का किवाड़ खटखटा कर देख लिए, मगर कोई भी मुझ गरीब को कर्ज नहीं दे रहा। सूदखोर ने भी हाथ खड़े कर दिए। मेरी मदद करो। रोना बुजदिली की निशानी है बसंता काका, चलिए हमारे साथ। दोनों बहनें दबे पांव रात के अंधेरे में बसंता को लेकर नदी की ओर निकल पड़ती हैं। ललिता, बबीता, ये तुम मुझे कौन सी जगह ले आई हो?
इस नाव में बैठ जाइए काका। दोनों बहनें बसंता को लेकर नदी में नाव खेवकर आगे बढ़ती हैं। जैसे जैसे वह जादुई सोने की लौकी के पेड़ के पास आते हैं, रोशनी की जलजलाहट बढ़ती जाती है। तभी नाव रुकती है। तभी जादुई पेड़ जाग उठता है। सोने की लौकी की रोशनी रात के अंधेरे में नदी के चारों ओर छिटकी हुई थी, जो अपने आप में अनोखी थी। ये कैसा जादुई पेड़ है जो सोने की लौकियों से लदा हुआ है? बसंता, ज्यादा सोच विचार मत करो। तुम्हारी बीवी की हालत बिगड़ रही है। ले लो, जितनी सोने की लौकी चाहिए ले लो। मगर तुम्हें मेरी बीवी के बारे में कैसे पता? ये एक तिलिस्मी नदी है, जिससे होकर जो भी मुझ जादुई लौकी के पेड़ के पास आता है, उसकी दशा मैं पहले ही जान जाता हूँ। बसंता जादुई पेड़ पर लटके हुए सोने की लौकी को तोड़कर घर की ओर चल पड़ता है। तभी उनके जाते ही एक बंजर पेड़ की ओट में छिपा लालची ब्रिज बिहारी नाव में बैठकर पेड़ के पास आता है। पता था मुझे, ये अनाथ बहनों के बीच कोई तो खिचड़ी पक रही थी। आज पता चला कि इनके रईसी का राज इस नदी में बसा जादुई लौकी का ये पेड़ है। अब इसे जड़ समेत उखाड़ कर मैं इसे अपने हवेली के आंगन में बो दूंगा, फिर सारी सोने की लौकी मेरी होंगी। जैसे ही लालची ब्रिज बिहारी लौकी के पेड़ को छूता है, पेड़ गुस्से से गरजते हुए उसे नदी के ठंडे पानी में फेंक देता है। तभी बसंता और दोनों बहनें नदी किनारे खड़ी ये नजारा देख रही होती हैं। अरे मोरी मैया, मर गया रे, ये कैसा पागल पेड़ है। अरे बचाओ बचाओ। कोई नहीं बचाएगा तुझे। तुझ जैसे लालची लोगों का यही हश्र होना चाहिए। ऐ मेरी नदी, इसे खुद में संभाले। जादुई सोने की लौकी के पेड़ के बोलते ही नदी में एक बड़ी लहर उठती है, जो ब्रिज को ले डूबती है और दोनों बहनें बोलती हैं, आखिरकार लालच इन्हें ले डूबा। इस तरह नदी का पानी ब्रिज बिहारी के लालच के कारण उसे ले डूबता है, जिसके बाद बेसहारा बहनें नदी के बीच बसे जादुई लौकी के पेड़ से लखनपुर गांव में गरीबी मिटाकर लोगों के जीवन को आबाद करके गरीबों के लिए उनका गढ़ ठहरती हैं। साइकिल वाली बहू का ढाबा। नंदिता साइकिल चलाते हुए गांव के अंदर यहाँ से वहाँ चिल्लाते हुए घूमती है। राजमा चावल सब्जी ले लो, गर्मा गर्म राजमा चावल सब्जी, एकदम ताजी ताजी राजमा चावल सब्जी। तभी कुछ बच्चे नंदिता के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। अरे दीदी, मुझे राजमा चावल सब्जी दे दो, मुझे भी गरम गरम राजमा चावल सब्जी खाने हैं। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम सभी को राजमा चावल सब्जी जरूर खिलाऊंगी। नंदिता अपनी साइकिल रोककर खड़ी हो जाती है और एक पत्तल पर राजमा चावल रखकर उनके ऊपर मसाले छिड़कती है और थोड़ी सी चटनी डालकर बच्चों को दे देती है। ऐसे ही वहाँ खड़े हर एक बच्चे को वो राजमा चावल सब्जी खिलाती है। आहा, क्या बात है, आपके हाथों की लाजवाब राजमा चावल सब्जी खाकर तो बहुत मजा आ जाता है दीदी। अच्छा, ऐसी बात है, ये लो मेरी तरफ से, थोड़ा और खाओ। नंदिता राधा को राजमा देकर आगे की तरफ राजमा चावल सब्जी बेचने चली जाती है। गांव में सभी लोगों को नंदिता के हाथों से बने हुए राजमा चावल सब्जी बहुत पसंद थे, जिसके चलते स्वाद स्वाद में लोग रोजाना राजमा चावल सब्जी खाया करते थे। अरे आओ आओ, ये लो, मेरे पास राजमा चावल की कमी नहीं है, जितने खाने हैं उतने खाओ। सुबह से शाम तक नंदिता पूरे गांव भर में यहाँ से वहाँ घूमती है, जिसके बाद शाम होते होते वो राजमा चावल बेचकर वापस अपने घर लौटने लगती है। उसके घर में उसका अपाहिज पति और बीमार सास और ससुर इंतजार कर रहे होते हैं। अरे बहू, आ गई तू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। दरअसल घर में राशन खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या बनाए खाने में। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं जो पैसे कमा कर लाई हूँ उनमें से कुछ पैसों का राशन डलवा देती हूँ और बाकी के बचे हुए पैसों से आप लोगों की दवाई ले आती हूँ। नंदिता के आए हुए घर पर 5 मिनट नहीं होते हैं कि वो अपनी साइकिल को खड़ी करके राशन और दवाई लेने चली जाती है। राशन और दवाई लेने के बाद जब वो घर वापस आती है तो वो खुद ही सबके लिए खाना बनाती है। ओहो, राशन तो ले आई, लेकिन गैस तो खत्म हो गई, अब मैं क्या करूँ। मुझे दोबारा से दुकान पर सिलेंडर भरवाने जाना होगा। नंदिता फिर से सिलेंडर भरवाने के लिए दुकान पर जाती है और सिलेंडर भरवाने के बाद वो खाना बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं। अरे, आज तो समय का पता ही नहीं चला, अब सबको खाना परोस देती हूँ। नंदिता सबको खाना परोस देती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। अरे बहू,
अरे खाना तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है बेटा। हाँ बाबूजी, आपने बिल्कुल सही कहा। नंदिता के हाथों में तो जादू ही है। वो जो भी बनाती है बहुत मन से बनाती है। कुछ ही देर में सभी लोग खाना खा लेते हैं, जिसके बाद नंदिता अपने पति और अपने सास ससुर को उनकी दवाई दे देती है और खुद भी सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिता अपनी साइकिल पर टोकरी बांधकर उसके अंदर राजमा चावल सब्जी रख लेती है और साइकिल चलाते हुए गांव में पहुंच जाती है। चावल ले लो, राजमा चावल सब्जी, एकदम गर्मा गर्म राजमा चावल सब्जी। आओ भाई साहब, राजमा चावल सब्जी खाओ। देखते ही देखते नंदिता के चारों तरफ गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये सब देखकर गांव के बाकी के दुकानदार बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। अरे जब से नंदिता ने हमारे गांव में राजमा चावल सब्जी बेचना शुरू किया है, तब से हम सभी का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। देखो जरा, जहां हमारी दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी रहा करती थी, अब वो सारी भीड़ नंदिता की साइकिल के आसपास खड़ी होती है। तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? वो एक औरत है और उससे हम जाकर लड़ भी नहीं सकते। लेकिन हम लोग उसके इस काम में बाधा तो डाल सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा? अरे मौका देखते ही आज की रात हम लोग इस नंदिता की साइकिल ही तोड़ देंगे। इसके बाद देखता हूँ ये कैसे गांव में राजमा चावल सब्जी बेचना शुरू करेगी। अरे वाह भाई, आइडिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सभी रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है, वो मौका देखते ही नंदिता के घर के बाहर खड़ी साइकिल तोड़ डालते हैं। आखिरकार इसकी साइकिल टूट ही गई। चलो अभी यहाँ से चलते हैं, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। बेचारी नंदिता की साइकिल तोड़कर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिता अपने घर के बाहर जब अपनी टूटी हुई साइकिल देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी साइकिल को देखकर रोने लगती है। अरे ये क्या, मेरी साइकिल किसने तोड़ दी? अब मैं गांव में राजमा चावल सब्जी बेचने कैसे जाऊंगी? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? नंदिता को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो राजमा चावल सब्जी बनाकर अपनी टोकरी में रख लेती है और यहाँ से वहाँ घूमने लगती है। लेकिन साइकिल और पैदल चलने में बहुत अंतर होता है। जहाँ वो अपनी साइकिल से मिनटों में यहाँ से वहाँ पहुँच जाती थी, अब वो धीरे धीरे कुछ ही दूरी पर चल पाती है। भगवान, ये क्या, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अगर इस प्रकार से राजमा चावल सब्जी बेचूंगी तो मेरी तो कोई बिक्री ही नहीं हो पाएगी। कड़ी मेहनत करने के बाद नंदिता केवल कुछ ही रुपए कमा पाती है और शाम होते होते वो वापस अपने घर लौट आती है। उसका उतरा हुआ मायूस चेहरा देख देवयानी उससे पूछती है, अरे बहू, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? नंदिता को ना चाहते हुए भी अपने पूरे परिवार वालों को उसकी साइकिल के बारे में बताना पड़ता है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी राजीव कहता है, काश मैं अपाहिज ना होता तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज मुझे अपने ऊपर बहुत तरस आता है। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा रास्ता भी जरूर खोलेगा। नंदिता खुद तो अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार वालों को हौसला देती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नंदिता फिर से राजमा चावल सब्जी बनाकर टोकरी में भरती और बेचने के लिए निकल जाती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो कुकिंग कंपटीशन है। अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाती हूँ तो मुझे पूरे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। नंदिता उस कंपटीशन में हिस्सा ले लेती है, जिसके बाद कंपटीशन वाले दिन नंदिता वहां खड़े सभी अच्छे घर के लोगों के साथ कंपटीशन की लाइन में खड़ी होती है और उन सभी को देखकर नंदिता अपने मन ही मन में सोचती है, ये सभी तो बहुत अच्छे लोग हैं, इन्हें तो मुझसे अच्छी कुकिंग आती होगी। पता नहीं इस कंपटीशन को मैं जीत पाऊंगी या नहीं। बेचारी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उन सभी को कुकिंग करने के लिए बुला लेते हैं। नंदिता को कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए वो राजमा चावल सब्जी ही बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूरे कंपटीशन में राजमा चावल सब्जी की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। जैसे ही जजेस नंदिता के राजमा चावल सब्जी का टेस्ट करते हैं, वो राजमा चावल सब्जी खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों ने महंगे से महंगे डिशेस बनाई है, लेकिन तुम्हारे हाथ के बने हुए सस्ते राजमा चावल सब्जी सबसे स्वादिष्ट हैं। इस कंपटीशन को तुम जीत चुकी हो और इस कंपटीशन के चलते तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही नंदिता बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसे पूरे 10 लाख का इनाम दे दिया जाता है। नंदिता कंपटीशन से मिले हुए पैसों से अपनी साइकिल ठीक करवाती है
और अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनवाती है। वहीं दूसरी तरफ वो अब एक राजमा चावल सब्जी का ढाबा भी खोल लेती है और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है। चुड़ैल का जामुन विशाल हाउस। रात का समय होता है, चारों तरफ जोर जोर से हवाएं चल रही होती हैं। तभी गांव में से दो आदमी रात के समय जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। अरे भाई धनिया, मैंने सुना है चुड़ैल के विशाल जामुन घर के अंदर बहुत सारे सोने और हीरे हैं। अगर हमें वो सब मिल जाए तो हम तो मालामाल हो जाएंगे। अरे क्या बात है दामोदर भाई, खुली आंखों से सपने देख रहे हो। मैं तो कहता हूँ चुपचाप अपना काम करो और यहाँ से चलते हैं। अरे लकड़ी काटने आए हैं तो लकड़ी काट कर तो ले ही जाएंगे, लेकिन सोच, इस बहाने अगर हमें खूब सारा पैसा सोना मिल गया तो कितना मजा आ जाएगा। दामोदर और धनिया दोनों चलते चलते जंगलों के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें जामुन का एक बहुत बड़ा विशाल घर दिखाई देता है। अरे वाह, देख तो सही, मैं अभी चुड़ैल के घर के बारे में बात ही कर ही रहा था और सामने उसका घर प्रकट हो गया। चल, यही सबसे अच्छा मौका है, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। ना बाबा ना, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, मैं तो तेरे साथ नहीं अंदर जाऊंगा। तुझे जाना है तो जा, मुझे तेरे साथ लालची नहीं बनना। तभी विशाल जामुन के घर के अंदर से आवाज आती है, आओ अंदर आओ, आओ आ जाओ, यही मिलेगा वो जो तुम्हें चाहिए। आ जाओ, अंदर आ जाओ। आओ आ जाओ। चुड़ैल की आवाज सुनते ही दामोदर चुड़ैल की आवाज के पीछे पीछे चुड़ैल के विशाल जामुन के घर में घुस जाता है, लेकिन धनिया ये सब दूर खड़ा देखता रह जाता है। अरे दादा, ये तो फंस गया, अब ये अंदर से वापस नहीं आएगा। मुझे गांव वापस लौट जाना चाहिए और इसके बारे में गांव के सभी लोगों को बताना चाहिए। धनिया तुरंत गांव पहुंच जाता है और गांव के सभी लोगों को दामोदर के बारे में बताता है। मेरी बातों का विश्वास करो, दामोदर उस विशाल जामुन घर के अंदर गया था, उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। उसको बचाने में मेरी मदद करो, नहीं तो चुड़ैल उसे मार देगी। अरे हमने कौन सा चुड़ैल से लड़ाई करने का ठेका ले रखा है? हम क्यों मौत के मुंह में जाएं? हम तो कहीं नहीं जाएंगे, उसे लालच था तो वो चला गया। अरे बिल्कुल सही बात है, लालची लोगों के साथ तो ऐसे ही होता है। क्यों लालच के मारे वो चुड़ैल के विशाल जामुन के घर में गया? इससे अच्छा होता कि दबे पांव वापस लौट आता। गांव के सभी लोग धनिया की बातें सुनकर उसे अनसुना कर देते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं, जिसके बाद धनिया परेशान हो जाता है और अपने घर लौट आता है। जिसके बाद वह यह बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे जब गांव का कोई भी व्यक्ति चुड़ैल की विशाल जामुन के घर में जाना ही नहीं चाहता तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? उसने अपने लालच के चलते अपनी जान दांव पर लगा दी। अब तुम ये सब छोड़ो और भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम उस चुड़ैल से बच गए। अपनी पत्नी की बातें सुनने के बाद धनिया चुपचाप खाना खा लेता है। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। रात के समय गांव के एक घर में एक राघव नाम का लड़का रहता था। वह अचानक से नींद से जाग जाता है और अपने आप से कहता है, धनिया ने जो आज बताया था, क्या पता वो सच हो? क्या पता चुड़ैल के विशाल जामुन घर के अंदर खूब सारा सोना, पैसे और हीरे हों। अगर वो सब मुझे मिल गए तो मैं बहुत माला माल हो जाऊंगा और मेरे जितना पूरे इस गांव में कोई नहीं होगा फिर, है? राघव लालच के चलते जंगल की तरफ जाने लगता है। देखते ही देखते जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही चुड़ैल का विशाल जामुन घर राघव को दिखाई पड़ता है। इतना बड़ा चुड़ैल का विशाल जामुन घर है, इतना बड़ा विशाल जामुन घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। राघव जैसे ही जामुन घर के अंदर जाता है, उसे जामुन घर के अंदर सभी चीजें बहुत नॉर्मल सी नजर आती हैं। जामुन के घर के अंदर रहने की सभी सुख सुविधाएं होती हैं, जिसे देखकर राघव कहता है, अरे वाह, कमाल हो गया, कितना खूबसूरत घर है। बाहर से जामुन की तरह और अंदर से बिल्कुल महल की तरह। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं रहने लग जाऊं। तभी राघव की नजर एक संदूक पर पड़ती है, जहां बहुत सारा सोना और हीरे होते हैं। अरे वाह, क्या बात है, इतना सारा सोना, पैसे, हीरे। अरे मैंने तो इतना सारा सोना, पैसे, हीरे कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। लगता है मेरी तो लॉटरी निकल आई। राघव जैसे ही संदूक उठाने वाला होता है, तभी अचानक से संदूक गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही चुड़ैल के हंसने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनते ही राघव बहुत बुरी तरह डर जाता है और डर के मारे कहता है, चुड़ैल, हे भगवान, लगता है चुड़ैल आ गई। अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से भागना होगा।
राघव वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल अपने विशाल जामुन के घर का दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद राघव अंदर कैद हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे लालच की वजह से आज मेरी जान पर बनाई। ना मैं लालच करता, ना ऐसा होता। अब मैं क्या करूं? इस चुड़ैल से बचकर कैसे जाऊं? राघव ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ चुड़ैल प्रकट हो जाती है और उससे कहती है, अब तो तुम मेरे यहाँ कैद हो गए हो। अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। अब तो तुम मेरे गुलाम हो। अरे छोड़ दे चुड़ैल, मुझे यहाँ से जाने दे। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ केवल तेरे हालचाल पूछने के लिए आया था और तूने तो मुझे ही बंधक बनाकर गुलाम बना दिया। देख चुड़ैल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे मुझे जाने दे चुड़ैल। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? पहले तुझे खाकर अपनी भूख तो मिटा लूं। चुड़ैल ऐसा कहकर राघव की तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी एक अघोरी बाबा गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर चुड़ैल के जामुन घर के अंदर पहुंच जाता है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो कमाल ही हो गया। गांव के सभी लोग मेरा शिकार बनने के लिए खुद ब खुद मेरे घर में आ गए। आओ आओ गांव वालों, अंदर आओ। देख चुड़ैल, इन गांव वालों को छोड़ दे। क्यों तू इनके पीछे पड़ी है? तभी धनिया बोल पड़ता है, अच्छा हुआ जो मैंने राघव को जंगल में जाते हुए देख लिया। मैंने तुरंत अघोरी बाबा को बताया था कि वो इस बच्चे की जान बचा सके। बेटा तुम इधर आ जाओ। धनिया की बात सुनते ही राघव गांव वालों के पास चला जाता है। उसके बाद अघोरी चुड़ैल से कहता है, देख चुड़ैल, मैं तुझे आखिरी धमकी दे रहा हूँ, यहाँ से चली जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुझे क्या लगता है तेरी धमकियों में मैं आ जाऊंगी? अरे तुझे धूल चटा दी तो मैं भी एक चुड़ैल नहीं। अच्छा ऐसी बात है तो चल हो जाए। और चुड़ैल अघोरी के बीच मुकाबला देखते हैं कैसा होगा। देखते ही देखते चुड़ैल और अघोरी के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों अपनी शक्तियों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर वार करने लगते हैं। जैसे ही चुड़ैल अपनी शक्तियों से अघोरी को अपने वश में करने वाली होती है, तभी अघोरी अपने मंत्रों द्वारा चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। पवित्र गंगा जल छिड़कने के बाद चुड़ैल का शरीर जलकर राख हो जाता है और देखते ही देखते जंगल में से चुड़ैल का विशाल जामुन का घर भी गायब हो जाता है, जिसके बाद गांव के सभी लोगों को चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। आज के बाद फिर से वो चुड़ैल कभी भी इस गांव में नहीं आएगी। और इस तरह पूरे गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। सौम्या एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी, पर कुछ समय पहले ही उसकी माँ रेखा का स्वर्गवास हो गया, जिस कारण सौम्या के पिता बिरजू ने दूसरी शादी कर कविता को अपनी पत्नी बना लिया। बस तभी से सौम्या की सुलझी हुई जिंदगी में जहर घुलने लग गया। उसकी सौतेली माँ कविता उसे बात बात पर सुनाने लगती थी तो कभी मारती थी। वो साफ सफाई कर रही थी कि गीले पोछे के कारण कविता गिर जाती है और चिल्लाकर कहती है, अरे मोरी मैया, मार डाला मुझे, तोड़ दी मेरी कमर। इतनी बड़ी उठनी हो गई है लेकिन काम करना अभी तक नहीं आया। सौम्या कहाँ मर गई, धरा। तभी जैसे तैसे कविता उठती है कि सौम्या के आते ही उसे एक तेज चांटा मारकर कहती है, नालायक, ऐसे झाड़ू पोछा लगाते हैं? अरे कल को ससुराल जाएगी तो तू मेरी नाक ही नीचे करवा देगी। तेरी वजह से मैं गिर गई। मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, इसलिए तू मुझसे बदला ले रही है ना? नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको अपनी माँ ही मानती हूँ, पर आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते। आपके लिए तो बस प्रिया ही सगी बेटी है। सौम्या की ये बात सुनकर कविता उसका जोर से हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी से अपनी तुलना करने की? कहाँ मेरी बेटी और कहाँ तू गंगू तेली। मेरे सामने ज्यादा जुबान खोलने की जरूरत नहीं है। जा जाकर खाना बना शाम का। जी माँ। रोते रोते सौम्या सब्जी काटती है तो उसका हाथ कट जाता है और वह जोर से चिल्लाती है, माँ मेरे पास वापस आ जाओ। छोटी माँ मुझे बहुत मारती है, बहुत अत्याचार करती है मुझ पर। मैं उनकी बेटी बनने की जितना कोशिश करती हूँ वह उतना ही मुझे सौतेली कह देती है। माँ होती तो मेरी मरहम पट्टी कर देती। अरे ओ महारानी कहीं की, खाना बनाया नहीं ना तूने अभी तक? बस मैं बना ही रही हूँ, थोड़ी देर और। एक काम नहीं होता इससे, मेरे सिर पर चढ़कर नाच रही है। तुझे तो ससुराल भेज दूंगी, मेरे कलेजे से तेरा भार तो कम होगा।
बड़बड़ाते हुए कविता अपने कमरे में चली जाती है। सौम्या खाना पकाकर तैयार कर लेती है। तभी शाम को उसका पिता बिरजू आकर कहता है, अरे सौम्या, प्रिया, कविता, जल्दी आओ, एक खुशखबरी है। क्या बात है पिताजी, आज आप बहुत खुश हैं? अरे बात ही ऐसी है। क्या बात है, जरा मुझे भी बता दीजिए। अरे जो मेरे फैक्ट्री में मेरे दोस्त है ना, सुरेश बाबू, वो अपने बेटे राहुल का एक साधारण सुलझी हुई लड़की से रिश्ता कराना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें अपनी सौम्या बेटी के बारे में बता दिया। फिर कल ही वो रिश्ता लेकर घर आ रहे हैं। अरे वाह सौम्या, बधाई हो। चलो अच्छा है, कम से कम ये तो इस घर से निकलेगी। जब देखो रोज इसकी मनहूस शक्ल देखनी पड़ती है। हाँ, और मेरा बोझ भी कम हो जाएगा। सौम्या, कल ठीक से तैयार हो जाना। ये सुनते ही सौम्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर को पकड़कर कहती है, माँ, मैं तो गलत साबित हो ही गई। पिताजी के लिए भी मैं एक बोझ हूँ। मुझे तो लगता था पिताजी मुझे प्यार करते हैं, पर नहीं, वो तो मुझसे रिहा होना चाहते हैं। सौतेली माँ ऐसी होती है, जानती हूँ, पर सौतेली माँ के आने से पिता भी सौतेला कब बन जाता है, ये वक्त बता ही देता है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। माँ, यहाँ भी मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। मुझे लगता है ससुराल वाले भी ऐसे ही होंगे, कोई प्यार नहीं करेगा मुझे। तभी सौम्या की माँ रेखा आती है और उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, बेटा रो मत, तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा। प्यार करने वाला तेरे कदम पड़ते ही उस घर की स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी कि वह सब लोग तुझसे प्यार करेंगे। मैं तुझे जादुई कदम का आशीर्वाद देती हूँ। माँ, आपको अब भी मेरी फिक्र है? ये सुनते ही उसकी माँ की आत्मा गायब हो जाती है। अगले दिन वह अपनी माँ की साड़ी पहनकर लड़के के सामने जाती है। तभी लड़के के माता पिता सुरेश, कांता कहते हैं, आपकी बेटी तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, चेहरे से तो इसकी सादगी झलकती है। मुझे तो सौम्या बहू के रूप में बहुत पसंद है। अब जल्दी से चटमंगनी पट ब्याह कर दीजिए। अजी, वो सब तो ठीक है, पर मुहूर्त नाम की भी चीज होती है, इसलिए हम तो पंडित जी से मुहूर्त देखकर ही शादी करवाएंगे। जैसी आपकी इच्छा। बहू, ये लो तुम्हारा शगुन। ऐसा कहकर कांता अपनी बहू को शगुन चढ़ा देती है और 2000 का नोट उसके सर से घुमाकर हाथ में थमा देती है। तभी पैसे देखकर कविता उसे धीरे से कहती है, ए सौम्या की बच्ची, ला ये पैसे मुझे दे दे। आंखें क्या फाड़ के क्या देख रही है? तभी आसानी से कविता उसके हाथ से पैसे छीनकर अपने पास रख लेती है और राहुल कहता है, माँ, क्या हम अभी अंगूठी पहनाने की रस्म कर सकते हैं? हाँ बेटा, पर मैं अंगूठी तो लेकर आई नहीं हूँ। माँ, मैं लाया हूँ दोनों की। अंकल, इजाजत है? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। राहुल के इतना कहते ही वह एक दूसरे को अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी करते हैं, जिसके बाद वह अपने घर वापस आ जाते हैं और राहुल अपने छोटे भाई विनीत को परेशान देखकर कहता है, क्या हुआ? अभी तक तुझे इस प्रोजेक्ट का हेड नहीं बनाया? कहाँ भैया? तभी विनीत के बॉस का फोन आता है और वह कहता है, सच में? सर, कल से ही? हाँ सर, बिल्कुल ऑन टाइम आऊंगा, मुझे मंजूर है। अरे क्या बात है, अभी तो इतना गम में डूबा हुआ था और अचानक से खुश कैसे हुआ? अरे भैया, क्या बताऊं, मुझे प्रोजेक्ट का हेड भी बना दिया और मेरी पोस्ट भी बढ़ा दी। 3 महीने से ये हो नहीं रहा था, अब हो गया। सच? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तभी विनीत घर में सबको यह खुशखबरी देता है, जिसके बाद सब खुशी से झूमते हैं। वहीं अगले दिन कांता की सुमन बेटी का फोन आता है और कहती है, माँ, मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर देना चाहती हूँ। हाँ बेटा, बोल। आप जानती है ना हर्ष का, मैं 1 साल से इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन कराने के लिए चक्कर काट रही थी, पर कुछ हुआ नहीं और 5 मिनट पहले ही उसका एडमिशन उससे भी ज्यादा बड़े अच्छे स्कूल में हुआ है। पता नहीं अचानक से चमत्कार कैसे हो गया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा है। शाम को कांता अपनी बड़ी बहू वैशाली के साथ खाना बना रही थी। तभी दरवाजे पर डाकिया आता है और वैशाली उससे लेटर लेकर जब पढ़ती है तो खुशी से कहती है, ओ माय गॉड, हाउ इट इज पॉसिबल। माँ जी जल्दी आइए, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे क्या हुआ, क्यों पूरे घर को सर पर उठा लिया तूने? माँ जी, मैं डॉक्टर बन गई हूँ। देखिए, मेडिकल इंस्टीट्यूट से मेरा रिजल्ट आ चुका है।
अब से मैं डॉक्टर वैशाली शर्मा कहलाऊंगी। मुझे तो लगा था मैं पास ही नहीं हो पाऊंगी, बट हो गया। ये तो गजब ही हो गया। जब से कल राहुल का रिश्ता सौम्या से हुआ है, तब से घर में खुशियों की पोटली एक के बाद एक खुलती ही जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। मैं तो कहती हूँ जल्दी से शादी कर दीजिए देवर जी की। सही बोला तूने, बस तेरे पापा जी भी ठीक हो जाते तो अच्छा होता। वह अंदर से परेशान है, पर दिखाते बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी इलाज नहीं हो रहा, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, पापा की दिल के छेद का ऑपरेशन भी हो जाएगा। मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी, अब डॉक्टर जो बन गई हूँ। हाँ बेटा। कुछ दिनों बाद घर में राहुल और सौम्या की शादी की रौनक होती है और देखते ही देखते दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। तभी कांता उसका गृह प्रवेश करती है। बहू, वैसे तो सारी जिम्मेदारी वैशाली ने संभाली थी। उम्मीद है तुम दोनों देवरानी जेठानी अच्छे से इस घर को मिलकर संभालोगी। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बातों पर खरी उतरूंगी। 2 दिन बीत जाते हैं। सौम्या अच्छे से अपने ससुराल वालों का ख्याल रख ही रही थी कि घर पर एक डॉक्टर आता है जो कहता है, अरे सुरेश जी, मैं आपको एक खुशखबरी देना आया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे केस में कभी चमत्कार होता हुआ नहीं देखा, सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। ऐसी क्या बात होगी डॉक्टर? कोई घबराने वाली बात है? क्या बात है डॉक्टर साहब, बताइए ना। अरे सुरेश जी की जो मेडिकल कंडीशन थी उसका सोल्यूशन मिल गया है। एक डॉक्टर मिले हैं और उन्होंने कहा है कि सर्जरी से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं तो नाउम्मीद हो गया था, लेकिन अचानक से सब अच्छा हो गया। जानती हूँ ये सब मेरी सौम्या बहू की वजह से हो रहा है। जब से उसका रिश्ता राहुल से जुड़ा है तो घर में विनीत, सुमन, वैशाली सबके साथ इतना अच्छा हुआ है, और बहू के आते ही इसके पापा का इतना बड़ा केस ठीक हो गया। सच में तू तो हमारे लिए लक्ष्मी साबित हुई है। माँ जी ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद है जो हमेशा मेरे साथ रहती हैं। इसी के चलते सौम्या से सब बहुत प्यार करते हैं। कुछ समय बाद सुरेश की हार्ट सर्जरी अच्छे से हो जाती है, फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।